नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं +2 की मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। हम यहां पर समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज +2 के मैथ्स के सिलेबस को, और इसी सीरीज़ में हम लोग कर रहे थे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस को। उसका एक पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो बचे हुए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस तक का जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस थे वो कवर कर लिया था। उसमें हमने समझ लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने कल बताया था, ये डिफाइन इस तरीके से होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, वी पुट एक्स इन आवर बिग ब्रैकेट, ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जिसे ये फंक्शन अचीव कर चुका होता है। ओके, मैंने इसे डिटेल में कल समझाया भी था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके मेरा वीडियो देख लें, इसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमारे पास इफ़ n is any integer and x is any real number between n and n plus 1, n plus 1, ओके। अगर हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि n हमारा कोई इंटीजर है और x हमारा एक ऐसा रियल नंबर है जो n और n प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ जो है उनको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -n, ओके। अगर n हमारा इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो n होगा -n होगा वो माइनस ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n के इक्वल होगा। मीन्स इसका मतलब ये है कि -2 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो -2 आ जाएगा, -3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो -3 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर रहे हैं किसी भी नंबर x का, ओके, विद नेगेटिव साइन, दैट मीन्स -x का, सो इट विल बी माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, ओके। क्या हो जाएगा ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विथ नेगेटिव साइन -1। इसके बाद अगर हम इस तरीके से फाइंड करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k। यहाँ पे हमारा जो k है वो किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, z, जहाँ पे ये जो z है वो इंटीजर के सेट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस a क्या हो गया? x प्लस k हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस k, ओके। इसके बाद हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, ओके, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, it will be 2 times greatest integer of x plus -x, so it will be, ओके, अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं सो इट विल बी, अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिया हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर -x लिया हुआ है, इट विल बी -x प्लस 1। सो ये हमारा हो जाएगा, अगर हमारा x कोई रियल नंबर है तो इस तरीके से जो ये हम लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस -x, ओके, तो इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ से -x -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा सिर्फ -1। अगर x हमारा जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू नहीं है, पर अगर x इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x और -x की -x, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इट विल गिव अस 0, x बिलोंग्स टू z, ओके।
इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करा दें, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर x से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो इट विल बी 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, x डजंट बिलोंग्स टू z, ओके। और ये हो जाएगा, दिस इज, अगर हमारा इंटीजर होता है x तो इट विल बी 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, है ना, जो हम लोग देख सकते हैं। और ये बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, हम लोग डेफिनेशन से ही इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट अचीव्स बाय दिस नंबर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। दोनों को प्लस करा लें तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और माइनस 1 आ गया, ठीक है। पर अगर ये दोनों इंटीजर वैल्यू होती है तो इंटीजर वैल्यू के लिए माइनस n होता है माइनस ऑफ n, और n तो n होगा ही, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, फिर 0 हो जाता है। तो अगर इंटीजर हो गया तो 0 हो गया, और नॉन इंटीजर है तो -1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम इनको माइनस कराते हैं तो ये इससे जब इसको माइनस कराएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 हो गया। और अगर इंटीजर वैल्यू बिलोंग करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जिन्हें हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हमारे पास है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है r से r पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है, जो कि डिफाइंड बाई, मतलब उसका जो रिलेशन हम लोग डिफाइन करेंगे वो इस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, इट विल बी स्टेट लाइक दिस, एंड हम लोग इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं लाइक दिस, ओके। तो अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से दिखाया है तो हम स्मॉलेस्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बिग ब्रैकेट में दिखाया है तो हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे अचीव करता है ये वैल्यू, अब इस यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमें किसी भी रियल नंबर की वो वैल्यू देगा जिस स्मॉलेस्ट इंटीजर को ये अचीव करने वाला है, ओके। ये हमें फंक्शन क्या करेगा, किसी भी रियल नंबर की वो वैल्यू देगा जिस स्मॉलेस्ट इंटीजर को ये अचीव करने वाला है। तो लाइक हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लिख लें f ऑफ 2.35, ओके, तो 2.35 की अगर हम बात करें तो इट विल बी 2.35। अब बताओ ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 को तो अचीव कर चुका है, बट वो जो अचीव कर चुका होता है वो हम फाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। स्मॉलेस्ट में क्या है, जिस स्मॉलेस्ट इंटीजर को ये अचीव करने वाला है, तो 2 को अचीव कर चुका है, अब ये किसको अचीव करेगा, 3 को, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ओके। इसके बाद अगर हम इसी की बात करें f ऑफ -2.35 की, -2.35 की, ओके, तो -2.35 क्या होगा, -2.35 क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे ये नंबर लाइन हमारी है, ठीक है, यहाँ -3 होगा, यहाँ -2 होगा, -1 0 1 इस तरीके से होगा, -2.35 हमारा यहाँ कहीं पे नंबर होगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा, थोड़ा सा और इधर भी हो सकता है, ये हमारा नंबर है। तो अब जरा बताओ कि ये हमारा नंबर जो है वो किस स्मॉलेस्ट इंटीजर को अचीव करने वाला है, ठीक है। नंबर लाइन हमेशा इस तरीके से जाती है, ठीक है, नंबर लाइन हमेशा हम लोग इस तरीके से देखते हैं, कोई भी नंबर होगा तो उसका अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, ठीक। तो अब ये किसको जाके अचीव करने वाला है, ये -2 को अचीव करने वाला है, क्योंकि ये -3 को तो अचीव कर चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो क्या डिफरेंस देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जिस इंटीजर को ये अचीव कर चुका है वो इसकी वैल्यू होती है, और स्मॉलेस्ट इंटीजर में जिस इंटीजर को ये अचीव करने वाला है वो इसकी वैल्यू होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद चलो डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम इसमें से कोई भी रियल नंबर ले लें, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ये फंक्शन वैल्यू दे देगा, तो रियल नंबर पूरा सेट हो गया।
अगर हम रेंज की बात करें तो लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ किस में मिल रही हैं, फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर फॉर्म में मिल रही हैं। तो रेंज जो इस फंक्शन का हो गया वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटीजर का सेट हो जाएगा। ओके, ये जेड जो हमारा है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो डोमेन हो गया इस फंक्शन का वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो क्या हो गई, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर हो गया। ओके, तो अब इसके बाद हम इसका ग्राफ देख लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ भी स्टेप फंक्शन ही होता है, स्टेप है ना, स्टेप फंक्शन भी इसको कहते हैं, इसलिए इसका ग्राफ भी जो है स्टेप फॉर्म में बनता है। ये हमारे पास ऑरिजिन हो गया और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई एंड ये वाई एक्सिस, ये 1 2 3 4, दिस इज -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 लाइक दिस। ओके, तो जरा देखें, अगर हमने 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू ले ली है, हमने क्या कर ली है, 0 से 1 के बीच में ले ली है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन कैसा है, आने वाले इंटीजर को अचीव करने वाला वो इसकी वैल्यू होती है। तो अगर 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू है तो ये किसको अचीव करेगा, 1 को अचीव करेगा। ओके, इसको अचीव करेगा, 1 को अचीव करेगा, ना कि 0 को। तो इस बार हम क्या करेंगे, 1 पे सर्कल नहीं बनेगा, हमारा सर्कल बनेगा आगे 0 पे। हमारा सर्कल किस पे बनेगा, 0 पे। इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करेगी। तो इसके लिए फंक्शन बन जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको जरा हम सिंगल लाइन ही बना दें ताकि कन्फ्यूजन ना होगी। ओके, अब ये हो गया। इसी तरीके से जब हमारी x की वैल्यू -1 से -2 के बीच में लाई होगी तो इस तरीके से बनेगा। जब हमारी वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई होगी तो ये बनेगा इस तरीके से। सर्कल का मतलब समझ लेना है कि हमें ये नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई होगी। 1 से अगर ग्रेटर वैल्यू हम x की ले रहे हैं तो वो क्या होगी, 2 पर ही जाएगी, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो इंटीजर 2 को अचीव करने वाला है, ना कि 1 को। इसी तरीके से ये इसकी वैल्यू 3 ऐसे करके जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारा फंक्शन इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, अब लाइक जैसे कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो उस तरीके से हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, चलो उन प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। तो सेम चीज़ है, अगर n हमारा कोई भी इंटीजर है, n इंटीजर है और x कोई भी नंबर है जो लाई कर रहा है किसके बीच में, n और n+1 के बीच में। ठीक है, x हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, n और n+1 के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ -n की बात करें, तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू हमें सेम वैल्यू देते हैं। अगर हम इंटीजर वैल्यू के लिए ये मतलब फंक्शन से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब हमने x को कोई इंटीजर ले लिया, तो चाहे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इनपुट करें चाहे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में इनपुट करें, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो अगर n हमारा इंटीजर है तो ये हमारा क्या आएगा, -n आ जाएगा। ठीक है, पर अगर हमारा x हम ले रहे हैं कोई भी, है ना, इस तरीके से नंबर है, रियल नंबर है जो इस तरीके से आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -x। ठीक है, -x+1। इसमें देखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1 होता था। कैसे, देखो इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया -2.35 का। ठीक है, तो इसकी बात अगर हम करें तो ये क्या होता था हमारा, इसकी वैल्यू आ रही थी हमारी, कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, -2 आ रहा था। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, -2 आ रहा था। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर यहाँ से माइनस हटा दें और तब इसके स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करें, मैं बार बार ग्रेटेस्ट बोल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर द कन्वीनियंस। यहाँ पे क्या, अगर हम इसके स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करें तो ये वैल्यू आती है 3। ये वैल्यू क्या आती है, 3। तो यहाँ अगर हम -2.35 की अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो ये हो गया -2 और इधर हो जाएगा -3+1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो माइनस ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अगर वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर x+1। ठीक है,
अब इसके हिसाब से अगर हम ये देखें कि अगर हम इस किसी भी x कोई भी रियल नंबर है उसमें अगर हमने कोई एक इंटीजर k ऐड कर दिया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के अगर हमने लिया है तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसकी वैल्यू ये हमारे पास माइनस ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये वैल्यू आ जाएगी 1 इफ़ x हमारा जो है वो इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं और अगर ये हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अगर ये हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसका माइनस देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं इस वाले फंक्शन से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इट विल बी 2 स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। और अगर हम इन दोनों को अगर ये इंटीजर ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी हम लोगों ने ग्राफ देखा, हमने डोमेन, रेंज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इस फंक्शन एक्चुअली इस फंक्शन को बनाया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमें इंटीजर वैल्यू देता है, बट जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं उनको वो छोड़ देता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन इस तरीके से हमने लिया रियल नंबर से रियल नंबर पे, और हमने उसको डिफाइन किया, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू ओके एंड इट विल बी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन किया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टाइप से, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करली ब्रैकेट ऑफ x में। ओके, तो ये हमारा जो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है, फ्रैक्शनल फंक्शन कहलाता है, बिकॉज यहाँ से हमें सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है, डेसिमल में वैल्यू मिलती है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे f ऑफ 2.35 की वैल्यू निकालना शुरू किया तो ये क्या हो जाएगा, 2.35 आएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.35। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.35 क्या होता है, 2। मैंने पहले ही बताया ग्रेटेस्ट जो इंटीजर अचीव कर चुका होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.35 से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.35। ठीक है, अब अगर हम किसी इंटीजर पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, सपोज f ऑफ 2 पे, तो यहाँ पे हम देख लें 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, और किसी इंटीजर की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हम अगर इसके डोमेन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी एक नंबर है जो एज अ रियल कोई भी एक ऐसा रियल नंबर है जिसे हम इनपुट ले सकते हैं, हम किसी भी रियल नंबर को एज अ इनपुट ले सकते हैं, बट आउटपुट पे अगर हम देखें तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल सकती है 0, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेस देन 1, मतलब हमारा जो ये सब्ट्रैक्शन है वो कभी भी 1 से ग्रेटर एटलीस्ट 1 भी नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो तो पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, बट जो इसकी रेंज होगी, रेंज का मतलब इसका जो आउटपुट होगा, रेंज ऑफ f का मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, बट 1 इंक्लूड नहीं आएगा। 1 क्या होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगी इसकी रेंज और कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम x को इंटीजर ले लें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, और अगर इंटीजर ना लें तो कोई भी वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी। ठीक है, तो डोमेन हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट, और जो रेंज होगी वो एक इंटरवल होगा 0 से 1 के बीच में, जिसमें 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ जो है
वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि x की वैल्यू किसी भी इंटरवल में लाई करे, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो मान लीजिए ये हमारा 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, तो अगर हम 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेते हैं, तो ये हमारा ग्राफ क्या होगा, ऐसे शुरू होगा, बट 1 को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर हम 1 से 2 के बीच में वैल्यू लेते हैं तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा। फिर 2 से 3 के बीच में लेते हैं तो ये इस तरीके जाएगा। मतलब ये स्ट्रेट ऐसे लाइन है, बिल्कुल पैरेलल लाइन चलेंगी 0 से लेकर के 1 तक के लिए। और सिमिलरली ये हमारा अगर यहाँ पे -1 से 0 लेते हैं तो इट विल गोज लाइक दिस, इस तरीके से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ -2 लेते हैं, इट विल लाइक दिस। ठीक है, तो ये 1 को अचीव नहीं करेगा, इस तरीके इसका ग्राफ होगा थोड़ा सा, मतलब ये सारी लाइन इक्वल होंगी बिकॉज सब की सब 1 तक पहुंच रही हैं, बट बिना 1 को टच किए। तो ये इस तरीके से, मतलब इस लाइन के सारे ऐसे नीचे करके आएंगे। ठीक है, तो ये इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होता है। इसमें 0 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है किसी भी इंटरवल के लिए। ठीक है, तो किसी भी इंटरवल x की वैल्यू अगर हम लेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2 फंक्शन और हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को बाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इफ़ हमारे पास कोई एक रियल नंबर a है जो ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1 है। हमने एक रियल नंबर a ऐसा लिया है जो पॉजिटिव है बट उसकी वैल्यू 1 नहीं है। ग्रेटर देन 0 तो है बट क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं है। ओके, अब इस तरीके से अगर हमारे पास, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है रियल नंबर से रियल नंबर पर। ठीक है, डिफाइंड बाई सच दैट कि जो हमारा fx होगा इट विल बी गिवन बाई a⁴x। ये जो हमारा फंक्शन होगा fx वो किसके द्वारा गिवन होगा, a⁴x। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये डिफाइन हो गया। अब इसके अगर हम डोमेन की बात करें, अगर हम लोग डोमेन ऑफ दिस f, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो हम x का जो हमें इनपुट देना है, हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, बट अगर हम इसकी रेंज की बात करें, तो इसकी जो रेंज होगी वो किस तरीके से मिलेगी। यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर ऐसा हम लोग रख लें। ठीक है, मान लिया हमने a² रखा। ठीक है, कुछ देर के लिए हम a की वैल्यू भी सिलेक्ट कर लेते हैं। a की वैल्यू ने मान लिया 2 ले ली तो 2⁴x हो गया। ठीक है, अब x की मान लो अगर हमने 1 ले रखी है 2 1 मिल गया, मतलब ये 2 मिल गया। -1 अगर हम ले रखी 1/2 मिल गया, -2 ले ली 1/4 मिल गया, 2² ले लिया 4 मिल गया। तो इसके जो आउटपुट देख के हमें ये पता चल रहा है कि इसका आउटपुट जो है, हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव, हमें इसका जो आउटपुट है वो कभी भी क्या नहीं मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है ना। इसका जो आउटपुट है वो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 to इन्फाइनाइट हो जाएगी। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इन्फाइनाइट, मतलब ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अब डोमेन की बात हो गई, रेंज हो गया। इसके बाद अगर हम ग्राफ की बात करें इस फंक्शन के, तो इसका फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट हमारा a कैसा है। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है लेकिन उससे बीच से हमें पॉइंट जो 1 है वो नहीं लेना है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम a को ले सकते हैं कि केस फर्स्ट हम इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारा a जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करे। हमारा a कैसे लाई करे, 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करे। अब यहाँ पे जरा अपना fx डिफाइन करते हैं, a⁴x। ठीक है, हमारा a जो है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है कि 1/b फॉर्म में है कुछ।
कैसा है, 1/b फॉर्म में, जहाँ पे b जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, b क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये हमारा a का फॉर्म है, ये हमारा कुछ इस तरीके से इसके इक्विवेलेंट होगा, है ना, जो b होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब जरा देखते हैं a, इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 अगर x हमारा लेस देन 0 हो जाए। देखो यहाँ पे अगर इसकी पावर में हम कुछ नेगेटिव ले लें, क्या कर लें, नेगेटिव ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा, और b हमारा ग्रेटर देन 1 है तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी अगर x इक्वल टू 0 ले लें, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी अगर x ग्रेटर देन 0 ले लें। ठीक है, तो ये अब फंक्शन हमारा 3 तरीके से डिफाइन, अगर हम x निगेटिव में जा रहा है, ठीक है, अगर x हमारा निगेटिव जा रहा है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, और अगर x इक्वल टू 0 है तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है। तो 0 यहाँ पे हमें 1 का काम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ये x ग्रेटर देन 0 वाला केस है, ये कौन सा केस है, x ग्रेटर देन 0 वाला केस, और ये जो पार्ट है वो x लेस देन 0 वाला पार्ट है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कैसी है हमारी, फंक्शन की वैल्यू है लेस देन 1, मतलब नीचे इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव पे जब हम लोग जाएंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये इस तरीके से आता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, मतलब f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है निगेटिव के लिए, लेस देन 1 है पॉजिटिव के लिए, और 1 है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया f(x) इक्वल टू a⁴x का व्हेन अवर a लाइज बिटवीन 0 to 1। तो हमारा a जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा केस स्टडी कर लेते हैं इसका हम लोग। केस सेकंड में क्या है, जब हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, कैसा हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये जो फंक्शन डिफाइन होगा e⁴x, ये कैसे डिफाइन होगा, इट विल बी लेस देन 1 x लेस देन 0 के लिए, इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 के लिए, एंड ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ किस तरीके से प्लॉट करना है। ये हमारा पार्ट लेस देन 0 के लिए है, ये पार्ट ग्रेटर देन 0 के लिए है, और ये हमारा पार्ट 0 है, यहाँ हमारा 1 है। तो अब ये वाला जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दिस इज ग्राफ फॉर f(x) इज इक्वल टू a⁴x एंड a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम बात करें e⁴x की, एक इसका पर्टिकुलर एक केस है f(x) इज इक्वल टू e⁴x। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू e⁴x या फिर e⁻⁻x, दोनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारी e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू लाई करती है 2 से 3 के बीच में। e की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 2 से 3 के बीच में। तो यानी ये अगर हम a से कंपेयर कराएं तो कौन सा केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा, ग्रेटर देन 1 वाला। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, किसका, e⁴x का। अगर हम e⁻⁻x की बात करें तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/e⁴x, और e हमारा ग्रेटर देन 1 है तो 1/e क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। 1/e क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो मतलब ये अलग केस बन जाएगा। तो जब e⁻⁻x का ग्राफ बनेगा तो वो इस तरीके से बन जाएगा। ओके, आई होप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, इसका ग्राफ समझ में आ गया होगा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लास 7th 8th में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं, डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, पावर्स पे पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, लाइक दिस। तो वो हम लोग ऑलरेडी एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ चुके हैं, तो इस पर हम लोगों को ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो था इसका डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ। इसके बाद एक और फंक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी हम सेम कर लेते हैं। हमने कोई फंक्शन मान लिया है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया है, ठीक है, और हम उसको डिफाइन कर रहे हैं f(x) इज इक्वल टू log एट द बेस a x, log x एट द बेस a। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा
वो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है एट द बेस a। ठीक है, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन भी कहलाता है। इन्वर्स फंक्शन इसलिए कहते हैं इसको कि अगर हम इस fx को y मान लें, क्या मान लें? y log ax, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए टू पावर वाई। क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू ए टू पावर वाई। तो अगर हम इसकी क्या बात करें, x मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन के लिए तो इनपुट हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए तो इनपुट हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आउटपुट हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू ए टू पावर वाई, वाई यहाँ पे इनपुट हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसके x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू मतलब इसका आउटपुट, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट होता है, यानी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 टू इन्फिनिटी। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है वो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए इनपुट है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। डोमेन क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, क्या बात करें? रेंज की। तो जो रेंज होगी वो जो हमारा इनपुट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो आउटपुट होगा हमारा किसका? लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो जो रेंज होगी वो हो जाएगी पूरा का पूरा सेट रियल नंबर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, इन्वर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जैसे कि रिलेशन में बताया था कि r और r इन्वर्स कोई दो रिलेशन है तो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो जो डोमेन ऑफ r होगा वो रेंज ऑफ r इन्वर्स होगा, और रेंज ऑफ r जो होगा डोमेन ऑफ r इन्वर्स होगा, इस तरीके से। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या होते हैं? एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के लिए मतलब इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो जो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, और जो रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर रेंज और अगर हमें डोमेन और रेंज पता है तो हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा जो log ax है इसका ग्राफ हम लोग किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका ग्राफ हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे y की जो वैल्यू इस बार है ना, y की जो वैल्यू है वो हम लोग पूरा पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। मतलब जो हमारी रेंज है, रेंज मतलब y, रेंज का मतलब क्या है? y, तो वो पूरा का पूरा हम लोग ले सकते हैं। और x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कुछ इस तरीके से जाता है इसे फंक्शन करके। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक, और इसका एक मतलब ये जो एक और इस तरीके से भी बनेगा कि हम ये जो केसेस बनेंगे कि जब हम इस तरीके से ले रहे हैं, एक हमारा इसका इस तरीके से भी जाता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी x इज इक्वल टू 1 है ना, और ये इस तरीके से x y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये हमारा ये y इज इक्वल टू log ax का ग्राफ है जब हमारा a ग्रेटर देन 1 है, और ये हमारा y इज इक्वल टू log ax का ग्राफ है जब हमारा a जो कैसा है? लेस देन 1, मतलब 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो, इस तरीके से। ये हमारा जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 का पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है, आई होप कि आप लोग याद रखेंगे इसको। यहाँ पे y को हम मतलब -∞ से +∞ तक ले जा सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x को -∞ से +∞ तक ले जा सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन जो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, और इसीलिए इनके जो डोमेन और रेंज है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं हम लोगों ने। कुछ तो प्रॉपर्टीज़ आप लोग जानते होंगे पहले से ही, पर कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को बाइंड करेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि log ax, ठीक है, log ax इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अगर हमारा log ax इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर हमारी जो वैल्यू है ठीक है, अगर इसकी हमारी जो वैल्यू है a की वैल्यू अगर हम कैसी लेते हैं,
चलो अभी इसकी तो बात, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कंडीशंस पे कि ये किस तरह की कंडीशन बना रहा है। हम एक्स और ए दोनों पे डिपेंड करेगा, तो इट कैन नॉट बी, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द ए और एक्स ओनली। सो अभी तो, पर अगर हम इसकी वैल्यू बेस और अगर हम वैल्यू सेम कर दें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, अगर हम बेस और उसको वैल्यू को इंटरचेंज कर दें तो इट विल बी 1/log BA, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगर हम log A, ठीक है, प्रोडक्ट लेते हैं किन्हीं भी दो नंबर का, तो वो हो जाता है, ये प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एडिशन में log AX log AY। ठीक है, और अगर हम log A x/y लेते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ log AX माइनस log AY। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर हम यहाँ पे log A x⁻m लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा m log AX, मतलब ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। और अगर हम इसके साथ इस तरीके से लेते हैं log A⁻n x⁻m, तो ये हो जाएगा m/n log AX। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ हम लोग 1 by 1 करके आगे चैप्टर्स में जैसा रिक्वायर्ड होगा यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही, इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ही हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन भी ख़त्म होता है। इसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x करके बनता है। तो 1/x का आप जानते ही हैं कि डोमेन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 को छोड़ के पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, तो रेंज में हमारे पास है ना, रेंज में हमारी पूरी की पूरी रियल नंबर ही आ जाएगी, एक्सेप्ट किसको आ जाएगा। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें तो हमारी जो इसकी रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इस तरीके से हमारी रेंज होगी 0 to ∞, -∞ to 0। बट ये क्या है कि 0 को अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट 0 ये इस तरीके से मतलब दो कर्व टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं। सारे फंक्शंस को डिस्कस कर पाना यहाँ पे थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए फिर हमें एक सिर्फ फंक्शंस से रिलेटेड ही एक पूरा लेक्चर सीरीज चलानी होगी। बट ये जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस थे जिनका यूज़ हम लोग आगे चैप्टर्स में करने वाले हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी हम बाइंड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा इसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोगों का प्यार हमें मिलेगा उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होता रहूँगा, अप्रिशिएशन मिलेगा मुझे, और मैं नंबर ऑफ़ वीडियोज़ जो हमारे हैं वो मैं इस तरीके से बनाता रहूँगा और आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा।